अपने छोटे से मकान के बाहर लोहे के गेट के साथ सट के खड़ी 60 वर्षीय ममता देवी जी की आंखें बेचैनी से लगातार सड़क की ओर निहारती जा रही थी। आंखों में बेबसी और हाथों में 2 चॉकलेट लिए वे बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रही थी। इतने में एक ऑटो रिक्शा पास से गुजर रहा था। ममता जी उत्साह से गेट का सहारा छोड़कर जैसे ही आगे बढ़ने लगी तो ऑटो रिक्शा तेजी से आगे निकल गया। वे बेचारी मन महसूस कर वापस गेट के सहारे खड़ी हो गई। इतने में एक दूसरा ऑटो रिक्शा सामने आकर रुक गया। एकाएक ममता जी की बूढ़ी आंखों में चमक और चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ आई। तुरंत अपने घुटनों के दर्द को भूलकर तेजी से उस ऑटो रिक्शा की तरफ बढ़ी। दादी माँ, ऑटो रिक्शा में बैठे बच्चों ने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनते ही ममता जी का चेहरा खिल उठा। अरे अरे मेरे प्यारे बच्चों, आती हूँ। उत्साह से भरी ममता जी बोलने लगी और ऑटो रिक्शा में बैठे दोनों बच्चों से लिपट गई। रोजाना की तरह ममता और वात्सल्य का झरना बह निकला। वे दोनों बच्चे उनके पोता पोती हैं। यही समय होता है जब उनकी दादी माँ उनसे मिलती हैं। दादी माँ ने बारी बारी से दोनों बच्चों का माथा चूमा, उनका सिर सहलाया और फिर उनसे दोबारा से लिपट गई। जब तक ऐसा 4-5 ना कर लेती, उनके हृदय को संतुष्टि नहीं मिलती थी। ऑटो ड्राइवर जो हमेशा इस अनोखे मिलन का साक्षी हुआ करता था, दादी माँ की ममता और बच्चों का अपनी दादी के लिए प्यार देखकर जैसे संपूर्ण सुख प्राप्त कर लेता था। अक्सर ये दृश्य देखकर उसकी आंखें छलक पड़ती थी। जब भी बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती थी तो वे ऑटो रिक्शा लेकर इसी रास्ते से निकलता था और दादी माँ कभी ये अनमोल पल खोना नहीं चाहती थी। एक दिन बच्चों को चूमते लिपटते दादी माँ का ध्यान ऑटो ड्राइवर की ओर गया, जो उन्हें पोता पोती पर प्यार लुटाते हुए देख रहा था। ममता जी ड्राइवर से पूछ बैठी, अरे ड्राइवर, तूने कभी अपना नाम नहीं बताया। ड्राइवर ने कहा, माँ जी, मेरा नाम महेश है। महेश नाम सुनकर ममता जी अचानक चौंक गई। उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और फिर भावुक होकर बोली, अरे यह तो इन बच्चों के दादाजी का नाम हुआ करता था। बहुत रौब हुआ करता था उनका, पर अब कहाँ है। चले गए मुझे छोड़कर अनंत यात्रा पर। कहते कहते उनका गला भर आया। ऑटो ड्राइवर कहने लगा, अब चलता हूँ माँ जी, बच्चों को छोड़ना है। हाँ बेटा, शायद पिछले जन्म में मैंने कोई नेक काम किए होंगे, तभी तो तू मुझे मिल गया, जो इतना ध्यान रखता है मेरा। ममता जी ने उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखा और ढेरों दुआएं एक साथ दे डाली। ऑटो ड्राइवर ने एक हल्की सी मुस्कान दे दी। ममता जी के आंखों में घुमड़ते आंसू उनके कोरों तक आ गए थे। फिर अपने पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर एक संतुष्ट हृदय से घर के अंदर चली गई। जिस दिन बच्चों का स्कूल बंद रहता था, दादी माँ के लिए एक एक पल बिताना कठिन हो जाता था। कभी कभी तो छुट्टी के दिन भी एक एक घंटा गेट पर खड़ी रहती थी और तब भी ऑटो रिक्शा नहीं आता था तो वह समझ जाती थी कि आज स्कूल की छुट्टी होगी। ऑटो ड्राइवर हमेशा यही सोचता रहता कि पता नहीं बेचारी माँ जी के जीवन में कैसे कैसे तूफान आए होंगे, जिनके कारण वे इस स्थिति में आ खड़ी हुई हैं। जब बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई तो ये सोचकर कि माँ जी बच्चों का इंतजार करते घंटों गेट पर ना खड़ी रहे, ऑटो ड्राइवर महेश ममता जी को सूचित करने आ गया। उस दिन महेश को जाने की जल्दी ना थी और ममता जी के पास तो फुर्सत ही फुर्सत थी अपना हाल चाल बांटने के लिए। तो उस दिन उनके अंदर बुलाने पर महेश
उनके घर के अंदर चला गया। बातचीत करने या दिल बहलाने के लिए घर में और कोई था भी तो नहीं। कुछ दिन बच्चों से नहीं मिल पाएंगी, ये सोचकर ममता जी का मन निराशा और उदासी से भर उठा और हालचाल बांटने लगी। देखते ही देखते उनके अतीत की पीड़ा उनके शब्दों से बहने लगी और वह कहती चली गई, कभी इस घर में मैं बहू बनकर आई थी, फिर माँ बनी और फिर दादी माँ। कभी मैं भरे पूरे संपन्न घर की जान हुआ करती थी, लेकिन पति की मृत्यु के साथ साथ सब कुछ छूटने लगा, मान सम्मान और पुरानी यादें। ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में से आंसू बह निकले। तभी महेश उन्हें सांत्वना देते हुए बोला, माँ जी परेशान मत होइए, किस्मत किसको क्या रंग दिखाएगी कोई नहीं जानता, इसलिए कहते हैं ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तब ममता जी बोली, कहने में तो बहुत आसान है बेटा, जानते हो मेरा बेटा बहुत ही कुशल और आज्ञाकारी था। मैं हमेशा कहती थी कि ऐसा बेटा तो किस्मत वालों को ही मिलता है। पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की खुशी को बहू बनाकर ले आई थी। मुझे लगा कि जैसे मेरे नसीब को 4 चांद लग गए हों। आस पड़ोस के लोग भी जब बहू को देखने आते तो उसकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाते। मैं गर्व से कहती थी, मेरी बहू तो खरा सोना है। अरे इतनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू तो पूरे मोहल्ले में ना होगी। मैंने भी खूब प्यार लुटाया अपनी बहू पर। शादी के बाद बेटे को भी नौकरी में तरक्की मिल गई, खूब तनख्वाह लेने लगा तो एक अच्छी सी कॉलोनी में बढ़िया सा फ्लैट खरीद लिया। मैं भी बड़े चाव से चल पड़ी बेटा और बहू के साथ। कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर एकाएक पासा पलटने लगा। चांद जैसे मुखड़े वाली बहू कब ज्वालामुखी में बदल गई पता ही न चला, और बेटा भी छोटी छोटी सी बातों पर डांटने लगा। लेकिन मैं आज तक नहीं जान पाई कि आखिर मेरी गलती क्या थी। घर की मुखिया होने के नाते मैं बस यही तो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे अनुभव से कुछ सीख लें, लेकिन मेरा तो किसी भी बात में बोलना उन्हें मंजूर नहीं था। वे केवल यही चाहते थे कि मैं चुप करके 2 रोटियां तोड़ूं, लेकिन किसी बात पर अपनी राय ना दूं। बहू आए दिन पार्टियों में जाती रहती थी। एक दिन हद तो तब हो गई जब रात के 11 बजने को आए और बहू अपनी किट्टी पार्टी से नहीं लौटी थी। बरामदे में खड़ा मेरा बेटा भी अपनी पत्नी खुशी की राह देख रहा था। चेहरे पर बेचैनी थी। तभी स्कूटी का हॉर्न सुनाई दिया। जब खुशी को घर के गेट के बाहर देखा तब हम माँ बेटे की जान में जान आई थी। बहू घर के अंदर आई तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बहू को टोक दिया कि इतनी रात तक बाहर रहना अच्छी बात नहीं है। अच्छे घर की बहू को ये शोभा नहीं देता, और फिर जमाने का हाल तो तुम जानती ही हो। इतना कहने भर की देरी थी कि खुशी ने तूफान खड़ा कर दिया। जो जली कटी मुझे उसने सुनाई मैं बयान नहीं कर सकती। बहू रूठकर अपने कमरे में चली गई और उसके बाद मेरा अपना बेटा विनय भी उसे समझाने की बजाय मुझ पर ही बरस पड़ा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ गलत थी। बहू तो मेरे घर की इज्जत थी ना, उसे इस तरह सड़क पर नहीं आने देना चाहती थी। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। कई दिनों तक वे दोनों मेरे व्यवहार से उखड़े उखड़े रहे। विनय तो हमेशा बहू का ही पक्ष लेता था, लेकिन ये कभी नहीं सोचता था कि क्या कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहेगी। बेटे और बहू के ऐसे व्यवहार से मैं परेशान हो चुकी थी। इसलिए समय व्यतीत करने के लिए घर पर रहकर अचार बनाने का काम करने लगी। 4 पैसे भी हाथ में आ जाते थे, लेकिन बहू को
वह भी मंजूर नहीं था। हमेशा चिल्लाती, माँ जी, पूरे घर में आपने अचार की बदबू मचा रखी है। सारा दिन कोई न कोई अचार लेने आया ही रहता है। ये मेरा घर है, कोई अचार की दुकान नहीं। बंद कीजिए अब ये तमाशा। बहू को मेरा ये काम पसंद नहीं था तो बेटे ने भी मेरे अचार बनाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। धीरे धीरे समय बीता और बहू ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। दादी बन जाने पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे जीने की एक आस जगी, लेकिन न जाने क्यों बहू अपने बच्चों को मेरे हाथ में देना नहीं चाहती थी। मैं जब भी उनके साथ लाड करती, मनुहार करती तो उसके चेहरे के भाव बिगड़ने लगते थे। जैसे जैसे पोता पोती बड़े हो रहे थे, उनका मुझसे लगाव बढ़ता जा रहा था। बहुत प्यार करते थे दोनों मुझसे। सारा दिन दादी दादी करते थकते ना थे, लेकिन बहू को ये गवारा नहीं था। एक दिन उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और विनय से बोली कि केवल तुम्हारी माँ की वजह से हमारा बेटा बिगड़ता जा रहा है। मेरे आगे जुबान लड़ाने लगा है और गुड़िया तो पढ़ाई लिखाई की तरफ देखती तक नहीं है। मैं कह देती हूँ, केवल तुम्हारी माँ ही हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाली हैं। बहू की बातें सुनकर मेरा अपना बेटा कैसे भड़क पड़ा था मुझ पर। आए दिन बहू बात बात पर मेरा अपमान करती रहती थी और विनय भी चुप्पे साधे रहता था। फिर भी जैसे तैसे मैं उनके साथ रह रही थी। एक दिन जब मैं बाथरूम में फिसलकर गिर गई तो टांग में चोट लग गई। ढंग से चला नहीं जाता था तो 2-4 दिन मंदिर भी नहीं गई। यह बात भी बहू को बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसे फोन पर कहते हुए सुना, अपनी मनहूस सूरत लेकर घर में ही बैठी रहती है। पहले कम से कम मंदिर तो चली जाया करती थी। मैं भी चैन के सांस ले लेती थी। घर बैठे बैठे तो इनकी नजरें बच्चों के खाने पर ही गड़ी रहती हैं। इनका कोई दूसरा इंतजाम करना ही पड़ेगा। बहू के मुंह से ये बातें सुनकर मैं सन्न रह गई। भला मैं अपने प्यारे बच्चों के खाने को नजर क्यों लगाऊंगी, और बहू दूसरा इंतजाम करने की बात कर रही थी। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हद तो तब हो गई जब एक दिन विनय ने मुझे ऐसा आघात दिया जिसे सुनकर मैं तड़प गई थी। वो था वृद्ध आश्रम में रहने का सुझाव। मुझे कहने लगा, माँ, तुम्हें ना तो आराम है ना ही मन की शांति। मैं चाहता हूँ कि तुम वृद्ध आश्रम में सुख शांति से रहो। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं सोचने लगी कि आज तक मैं जिसे अपना बेटा कह रही थी वह मेरा कभी था ही नहीं। अपनेपन की घनी तह मेरी आंखों से उतरने लगी थी। मैं दुख और बेबसी से बिलक बिलक कर रो पड़ी। बेटा, ये केवल मैं ही जानती हूँ कि मैंने स्वयं को कैसे संभाला, लेकिन वृद्ध आश्रम में दूसरों पर आश्रित रहना मुझे कतई मंजूर नहीं था। अभी मेरा शरीर मेरा साथ दे रहा था। फिर मैंने अपने संदूक में कपड़े रखे और भारी मन और भरी आंखें लिए अपने इस घर में वापस आ गई। अकेली हूँ तो क्या हुआ, इज्जत से जी रही हूँ। बस मेरी जान बसी है तो अपने पोता पोती में। कितनी बेबस आंखों से निहार रहे थे मुझे उस दिन जब मैं वो घर छोड़कर निकली थी। महीनों तक अपने पोता पोती की याद करके मैं मछली की तरह तड़पती रही थी। 2 साल बीत गए थे इस बात को बोलते बोलते। ममता जी का गला रुंध गया था। लेकिन बेटा, अब तो मुझे आदत हो गई है अकेले रहने की। इस उम्र में बीमार पड़ गई तो मुझे कौन देखेगा, ये सोचकर रोज सुबह व्यायाम करती हूँ। दिन भर में पड़ोस की कोई न कोई महिला आ जाती है
मुझे समझाती भी है कि मोह को त्याग कर भक्ति का सहारा ले लो, यही भव सागर पार कराएगा। यह धार्मिक पुस्तकें देख रहे हो, वही लोग तो आकर दे जाती हैं मुझे। कुछ देर बैठकर इन्हें पढ़ लेती हूँ। शाम का थोड़ा समय आसपास की महिलाओं के साथ बातचीत में व्यतीत हो जाता है और दोपहर बच्चों की प्रतीक्षा में निकाल देती हूँ। बोलते बोलते ममता जी अचानक उठ खड़ी हुई और महेश को बोली, तू यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर में 2 थालियों में अचार के साथ रोटी परोसकर ले आई। बेटा, खाने का समय हो गया था तो सोचा तुझे भी भूख लगी होगी, और वैसे भी मुझे इतना समय हो गया है किसी के साथ बैठकर खाना खाए हुए। ममता जी इतने मन से रोटी बनाकर लाई थी कि महेश उन्हें मना ना कर सका और बड़े चाव से उनके साथ खाना खाने बैठ गया। पहला निवाला लेते ही बोला, वाह माँ जी, ये अचार तो बहुत स्वाद है। इस पर ममता जी हंसते हुए बोली, अचार तो मैं घर पर ही बनाती हूँ, अब अकेली जान हूँ, हर समय अपने लिए सब्जी नहीं बनाई जाती मुझसे, तो अचार के साथ ही रोटी खा लेती हूँ। आस पड़ोस की महिलाएं भी मुझसे अचार बनवा कर ले जाती हैं। अब इस उम्र में पैसा कहाँ से लाऊं? अचार बनाकर जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उसी से गुजारा कर लेती हूँ। इतने समय बाद माँ के खाने का स्वाद पाकर महेश अंदर तक तृप्त हो गया था। ममता जी का शुक्रिया करके जब वे जाने लगा तो ममता जी तुरंत अंदर जाकर एक डिब्बा अचार का भरकर ले आई। तुझे अचार इतना पसंद आया है तो थोड़ा सा लेकर जा, मेरे मन को संतुष्टि मिलेगी। जुग जुग जियो। ममता जी का प्यार और आशीर्वाद पाकर महेश का दिल भर आया। उसके माँ बाप नहीं थे, लेकिन आज जब ममता जी के पास बैठकर खाना खाया तो उसे अपनी माँ के साथ का अनुभव हुआ। कुछ दिन बीते तो महेश को लगा कि माँ जी से मिलना चाहिए। सुबह सुबह तैयार होकर सीधे ममता जी के घर जा पहुँचा। ममता जी भी नहा धोकर अपने आंगन में बैठी हुई थी। महेश को देखकर उत्साह से भर गई और फिर एकाएक बोली, बच्चों की छुट्टियां कब तक है बेटा? उनकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई हैं। माँ जी, अब मैं आपसे क्या छिपाऊं? उनके माता पिता ने उन्हें हॉस्टल में भेज दिया है। अब वे दोनों वहीं रहकर पढ़ाई करेंगे। क्या मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया? यह तो अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। उनका चेहरा देखती थी तो मेरी सांस में सांस आती थी। अब तू ही बता, मैं कैसे जीऊंगी? इससे तो अच्छा होता कि भगवान मुझे अपने पास ही बुला लेता। ममता जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे माँ जी, दिल छोटा मत कीजिए। उन्हें हॉस्टल से ले जाने और वहाँ से लाने की जिम्मेदारी मेरी ही है। हर सप्ताह जब छुट्टी बिताने के लिए वे घर आएंगे तो मैं उन्हें आपसे मिलवा दिया करूँगा। अरे हाँ माँ जी, मैं आपसे एक बात पूछना तो भूल ही गया। क्या हुआ बेटा? माँ जी, वो अचार जो आपने मुझे दिया था मेरी पत्नी और बच्चों को बहुत पसंद आया। और तो और उस दिन मेरे घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। वे तो आपके बनाए अचार के दीवाने ही हो गए। उनकी बहुत बड़ी अचार की फैक्ट्री है। उन्होंने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि मैं उन्हें एक बार आपसे मिलवाऊं। महेश के कहने पर ममता जी ने उनसे मिलने के लिए हामी भर दी। शाम को एक बड़ी सी कार उनके घर के बाहर आकर रुक गई। गाड़ी में से महेश अचार फैक्ट्री के मालिक सुमित के साथ बाहर निकला। वे एक युवा कारोबारी था। ममता जी के पास पहुंचकर उस कारोबारी ने
उनके चरण छुए, हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, माँ जी, उस दिन मैंने आपके हाथ का बना अचार खाया। सच बताऊं, बहुत तरह के अचार का स्वाद लिया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। माँ जी, क्या आप हमारे लिए काम करना पसंद करेंगी? यह बात सुनकर ममता जी कुछ हैरान रह गई और फिर चेहरे पर झिझक और होठों पर हल्के से मुस्कुराहट लिए बोली, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे बूढ़े शरीर में अब इतनी हिम्मत कहाँ? फिर वह व्यक्ति बोला, माँ जी, आपके पास जो अनुभव है, मुझे इसी अनुभव की आवश्यकता है। मेरा विश्वास कीजिए, आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे अचार की फैक्ट्री में प्रोडक्शन इंचार्ज का कार्यभार संभाल लीजिए और अपना अनुभव और सहयोग देकर मुझ पर उपकार कर दीजिए। उसकी बात सुनकर ममता जी बोली, लेकिन बेटा, इस उम्र में तो बाहर निकलकर काम करना मेरे लिए संभव नहीं होगा। अब तो घुटने भी जवाब देने लगे हैं। ममता जी की बात सुनकर वे युवा कारोबारी उनके चरणों में बैठ गया और बोला, माँ जी, मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको लेने के लिए हर रोज ड्राइवर आएगा और आपको गाड़ी में बैठाकर लेकर जाएगा। आपको केवल अपने अनुभव के आधार पर अचार बनाने वाली टीम को निर्देश देने का काम करना है। उसकी बातें सुनकर ममता जी उधेड़ बुन में पड़ गई और सोचने लगी कि घर बैठे बैठे भी क्या कर रही हूँ। सारा दिन अकेले बैठे बैठे भी समय काटना मुश्किल हो जाता है। अभी यह सब बातें सोच ही रही थी कि इतने में महेश बोला, माँ जी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। महेश की बात सुनकर ममता जी ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ तुरंत हामी भर दी और अगले दिन ड्राइवर उन्हें लेने आ गया और उन्होंने अपना काम संभाल लिया। फैक्ट्री के मालिक ने ममता जी के अचार को एक स्पेशल ब्रांड बनाया, जिसका नाम रखा गया ममता भरा अचार। अचार के डिब्बे पर ममता जी की फोटो भी लगवाई। ममता जी के जाने के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी फैक्ट्री की बिक्री दुगनी हो गई। शहर में जगह जगह पर ममता जी के अचार के बैनर लगा दिए गए। एक बैनर महेश ने अपने ऑटो रिक्शा के पीछे भी लगाया। ममता जी के अनुभव और लगन से उनके अचार का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। अब ममता जी को ढेर सारा सम्मान और सुविधाओं के साथ साथ अच्छी तनख्वाह भी मिल रही थी। आत्मनिर्भर बनने के साथ अब ममता जी पहले से अधिक चुस्त दुरुस्त रहने लगी थी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के वर्कर्स के साथ हंसते बतियाते पूरा दिन कब निकल जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन जब महेश बच्चों को छोड़ने के लिए उनके घर गया तो खुशी ने उसके ऑटो के पीछे वह बैनर लगा हुआ देखा, जिस पर उनकी माँ जी की फोटो भी लगी थी। यह देखकर वह चौंक गई और तुरंत महेश से इसके बारे में पूछने लगी। फिर महेश ने उन्हें ममता जी की सफलता की कहानी बताई कि किस तरह उन्हें अचार की फैक्ट्री में काम मिला और वह उस फैक्ट्री में कितने ऊंचे पद पर आसीन है। यह सब बातें सुनकर खुशी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। पीछे खड़ा विनय भी सारी बातें सुन रहा था। उसे देखकर खुशी बोली, सुना आपने? जिन्हें बेकार समझकर हम वृद्धाश्रम भेजने को तैयार थे, उन माँ जी ने अपने हुनर के बल पर कितनी प्रसिद्धि हासिल कर ली है। उसकी बात सुनकर विनय बोला,
अगर तुमने पहले ही माँ जी को अचार बनाने से ना रोका होता तो आज जितना पैसा वो कमा रही हैं, वे सब हमारा होता। कुछ समय बीता तो एक दिन ममता जी के पास खुशी का फोन आया। इतने समय बाद अपनी बहू का फोन देखकर ममता जी को कुछ हैरानी हुई। जब फोन सुना तो वह स्तब्ध रह गई। उनकी बहू रो रो कर उन्हें बता रही थी कि विनय का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उसे बहुत ज्यादा चोट आई है। हालत गंभीर होने के कारण उसे शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनकर ममता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे के मुंह से खींचती हुई वह तुरंत विनय से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। हॉस्पिटल पहुंचकर जो दृश्य उन्होंने देखा वो दिल चीर देने वाला था। उनका बेटा विनय अस्पताल के बेड पर पड़ा कर रहा था। उनकी बहू खुशी स्वयं को बेबस महसूस करते हुए चिंतित अवस्था में उसके पास बैठी रोए जा रही थी। जैसे ही ममता जी को देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी देखिए ना, ये सब क्या हो गया। चिंता मत करो बहू, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए ममता जी ने उसे दिलासा दिया और फिर अपने बेटे के पास आकर बैठ गई। ममता जी अपने बेटे और बहू को तो दिलासा दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन भी अपने बेटे की ये हालत देखकर रो रहा था। स्वयं को संभालते हुए ममता जी ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा है बहू? तो बहू रोते हुए बोली, माँ जी, इनके कूल्हे की हड्डी टूटी है। डॉक्टर ने हिप रिप्लेसमेंट की सलाह दी है और शरीर के बाकी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई है। डॉक्टर ने करीब 5 लाख रुपए का खर्च बताया है, लेकिन बैंक में रखे पैसे और एफडी को मिलाकर मेरे पास 3 लाख रुपए ही बनते हैं। बाकी पैसों का इंतजाम कैसे होगा, ये सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा है और ऊपर से इनकी ये हालत है। ममता जी ने बहू के सिर पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो बहू, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस विनय का ध्यान रखो। ममता जी ने तुरंत पैसों का इंतजाम कर दिया और विनय का ऑपरेशन ठीक ठाक हो गया और विनय कुछ ही दिनों में सही तरीके से चलने लगा था। अब विनय घर आ चुका था, लेकिन रह रहकर उसे एक ही बात खाई जा रही थी कि उन दोनों ने माँ जी के साथ बिल्कुल सही नहीं किया और वहीं तकलीफ आने पर माँ ने 2 पल नहीं लगाए उनकी मदद करने में। पश्चाताप से भरा विनय अपनी पत्नी को लेकर ममता जी के पास फैक्ट्री में पहुंचा। अंदर जाकर ममता जी के बारे में पूछा तो पता चला कि वह फैक्ट्री के मालिक के साथ वर्कर्स की मीटिंग ले रही है। कुछ समय बाद जब वे बाहर निकली, अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हो गई। उन्हें अपने ऑफिस में ले गई, परंतु अपने व्यवहार से शर्मिंदा विनय और खुशी अपने आप को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं पा रहे थे और उधर अपनी माँ का ऐसा रुतबा देखकर मन ही मन विनय को अपने किए गए कर्मों पर पछतावा होने लगा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए बोला, माँ, अब आप हमारे साथ रहेंगी। हम दोनों आपको घर ले जाने के लिए आए हैं। हम दोनों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, उसके बावजूद आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया। इस पर ममता जी बोली, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है बेटा, अपने घर से बाहर का रास्ता दिखाकर। अगर तुम मुझे घर से ना निकालते तो मैं आज भी वही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही होती। वहाँ से निकलकर ही तो मेरी जिंदगी को सही दिशा मिली है। बेटा, बूढ़ी माँ कोई घर का
फालतू सामान तो नहीं होती कि जब चाहे फेंक दिया और जब चाहे इस्तेमाल में ले आए। अरे अपने पोता पोती के साथ मेरा हंसना बोलना तक भी तुम लोगों को मंजूर नहीं था। तुम्हारे साथ वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ की बातें सुनकर विनय और खुशी की नजरें शर्म के कारण झुक गईं। उन्होंने माफी मांगी लेकिन ममता जी उन्हें माफ ना कर पाई। इतने में फैक्ट्री मालिक सुमित अपने स्टाफ के साथ ऑफिस में हाजिर हुआ और सब जोर से चिल्लाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो मैडम। यह दृश्य देखकर दोनों बेटा और बहू शर्म के मारे जमीन में गड़े जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो यह भी याद नहीं था कि आज उनकी माँ का जन्मदिन है। ममता जी अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में मशगूल हो गई। वे दोनों एक कोने में अपना सा मुंह लेकर खड़े रह गए। धन्यवाद।